हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजीव शर्मा और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान यानी एमपीजी के, जो आपके एमपी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए आए हुए एग्जाम्स के लिए जरूरी है। इसमें हम एमपीजी के और आईसीटी पढ़ रहे हैं। बिना देरी के हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हमारा 5th लेक्चर है। पहले एक रिकैप ले लेते हैं पिछले 4 लेक्चर्स का। पहले लेक्चर में हमने एमपी के इंट्रोडक्शन को देखा है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का गठन, उसका परिचय और उसके बाद हम लोगों ने एमपी के सिंबल्स, जो स्टेट सिंबल्स हैं, उनके बारे में जानकारी ली थी। 3rd लेक्चर में हम लोगों ने एमपी की फुल प्रूफ ज्योग्राफी शुरू की है, जिसमें हमने एमपी के ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन को देखा है और उसके बाद एमपी के ज्योग्राफिकल डिवीजन्स को। अभी हम एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं कि एमपी के जो ज्योग्राफिकल डिवीजन्स थे उसको हम लोगों ने मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी एमपी के 3 मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन्स देखे थे, जिसमें सेंट्रल हाईलैंड्स यानी मध्य उच्च प्रदेश था, माउंटेन एरियाज यानी पर्वतीय क्षेत्र थे और ईस्टर्न प्लेटू यानी पूर्वी पठार था। सेंट्रल हाईलैंड्स यानी मध्य उच्च प्रदेशों के 5 सब सेक्शंस हमने देखे हैं, जिसमें मालवन प्लेटू, मालवा का पठार जो एमपी का सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल डिवीजन है, उसके बाद बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना प्लेटू या विंध्य कागारी रीजन, रीवा पन्ना का पठार या विंध्य कागारी क्षेत्र। उसके बाद हमने नर्मदा सोन वैली देखा है, जो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है, और सेंट्रल इंडियन प्लेटू यानी कि मध्य भारत का पठार। और इसी तरह से हमने जो माउंटेन रीजन है उसमें सतपुड़ा में कल रेंजेस के बारे में देखा है, जिसमें सतपुड़ा के हमने 3 पार्ट्स देखे थे। द वेस्टर्न पार्ट वाज राजपीपला रेंज एंड द सेंट्रल पार्ट वाज द ग्वालीगढ़ एंड महादेव रेंज एंड द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट वाज द मैकल रेंज, मैकल श्रेणी को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ईस्टर्न प्लेटू अभी रह गया था, जिसको हमने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था, उससे इस लेक्चर में पूरा करते हुए फिर हम आज के लेक्चर के नए टॉपिक पर जाएंगे। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर पर छूटा हुआ क्वेश्चन या पोर्शन है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज द ईस्टर्न प्लेटू रेंज, जो कि 3rd और लास्ट ज्योग्राफिकल डिवीजन मध्य प्रदेश का बताता है। तो ये जो ईस्टर्न प्लेटू है, पूर्वी पठार है, उसको हम लोग आज देखते हैं। मैंने आपको जैसा कि पहले बता दिया था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एक मैप के थ्रू हम लोगों ने पूरी चीजें देखी थी। जो ईस्टर्न प्लेटू है, बघेलखंड के प्लेटू के नाम से जाना जाता है। ये जो ईस्टर्न प्लेटू है ये एमपी के टोटल एरिया का 7% है, यानी कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7%। मैंने आपको ये बताया भी था और उस टाइम पे आपको याद होगा 23,567 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास हमने इसका एरिया देखा था अप्रोक्सीमेटली, है ना, यानी 23,567 किलोमीटर स्क्वायर। और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक भूभाग है, जो सिर्फ 7% है। जबकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, ज्योग्राफिकल डिवीजन है मालवन प्लेटू, दैट वाज ऑल अबाउट 88,222.2 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 88,222.2 किलोमीटर वर्ग, है ना। और उसको कितना परसेंटेज में डिवाइड किया है, तो एमपी के टोटल एरिया का कुल मिलाकर के 28%, यानी 28%। और ये कितना है, 7%। 2 चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी। पहला क्या हो गया, पहला हो गया मालवा का प्लेटू जो सबसे बड़ा है, और दूसरा हो गया ईस्टर्न प्लेटू जो सबसे छोटा है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला तो इसमें सिंगरौली, सीधी, रीवा का कुछ ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट, शहडोल और अनूपपुर जैसे जिले आते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, रीवा पन्ना प्लेटू डायमंड लैंड है, डायमंड फील्ड है, लाइम फील्ड है, चूना और हीरे के लिए फेमस है। वैसे यहां ये सिंगरौली जो आता है, सिंगरौली में आने वाला जो बैढ़न रीजन है, इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा सिटी या ऊर्जा शहर कहते हैं। ये मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी है, इसी को हम एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं। कारण है सिर्फ कोल, तो यहां पर सबसे ज्यादा कोल फील्ड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कोल फील्ड। सो बघेलखंड का पठार या जो पूर्वी पठार है, यानी जो ईस्टर्न प्लेटू है, जो एमपी का स्मॉलेस्ट डिवीजन है, ज्योग्राफिकली सबसे छोटा भाग है, वो कोयले क्षेत्र के लिए फेमस है। इसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र आता है और मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा कोयला यहां उत्पादित होता है। चाहे आप शहडोल की बात करें, अनूपपुर की बात करें, सिंगरौली या सीधी की बात करें, आपको कोल फील्ड मिलेंगे। इवन रीवा की बात करें तो भी आपको कोल फील्ड मिलेंगे। बेसिकली इसकी जो बाउंड्रीज है वो नॉर्थ में आप जाएंगे तो यूपी से लगता है भैया उत्तर में, छत्तीसगढ़ ईस्ट से इसको घेरता है, और इसके वेस्ट में रीवा पन्ना प्लेटू है। बाकी तो फिर पूरा मध्य प्रदेश या दक्षिण में इसके। ये चीजें भी आपको याद रखनी होंगी जो ईस्टर्न प्लेटू के लिए जरूरी है, राइट। तो ईस्टर्न प्लेटू सबसे छोटा भाग है, पढ़ने में भी सबसे छोटा है, फैक्ट्स भी सबसे कम इसमें आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला भाग, आज से हम नए पार्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो ज्योग्राफी में हमारा शुरू हो रहा है, उसे हमने नाम दिया है मध्य प्रदेश का जलवायु, यानी कि क्लाइमेट। अब क्लाइमेट भी तो देखना पड़ेगा, हवाएं कैसी बह रही हैं, नमी कितनी है, वगैरह 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 चीजें, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, राइट। अब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, हमारा सबसे पहला जो पार्ट है उसे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है
उसकी जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, यानी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। और मॉनसून क्लाइमेट की जब मैं बात करता हूं तो उसे मैं डेसिडुअस के हिस्से में भी ले लेता हूं। डेसिडुअस क्लाइमेट, इसे हम एक तरीके से पतझड़ युक्त जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? पतझड़ युक्त जलवायु। अब शायद कुछ लोगों को इसके बारे में ना पता हो, तो 2 मिनट लेकर के हम एक छोटे से सेक्शन में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और आप समझ लीजिए अच्छे से कि ये चीज है क्या। अब मान के चलो, देखो, ई काबा, ई हमार अपन गोलाबा, ई हमार अपन गोलाबा, अरे ई हमार पृथ्वी, और ये क्या हो गया भैया? ये हो गया इक्वेटर, यानी कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा बहुत मध्य से गुजरने वाली। क्लियर है? इसके ऊपर आती है ये कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, है ना, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। अक्षांशीय स्थिति कर्क रेखा की हमें याद रहनी चाहिए, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 सही 1/2 अंश नॉर्थ। इक्वेटर की एक खासियत होती है, वो खासियत क्या होती है? वो खासियत ये होती है कि सूर्य यहां साल भर समझते हो, वर्ष भर, एनुअली, पूरा, है ना, फॉर होल द ईयर, साल भर लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि भैया साल भर इसके ऊपर सीधा गिरेगा। सीधा गिरेगा तो उससे क्या होता है? इक्वेटोरियल रीजन पर ना जो हीट होती है सन की वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है, इंटेंसिटी ऑफ सनरेज ज्यादा होती है, और इंटेंसिटी ऑफ सनरेज वगैरह ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? यहां पर गर्मी रहती है, साल भर गर्मी रहेगी। इक्वेटोरियल रीजन में आप जाओगे साल भर। भारत का इक्वेटोरियल रीजन, जो इक्वेटोरियल रीजन में आने वाले इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे केरल चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, यहां ज्यादा ठंड नहीं होती और साल भर आपको एक जैसा मौसम मिलता है, ऑलमोस्ट चेंजेस नहीं आते, है ना। लेकिन जब आप इसके थोड़ा सा ऊपर उठते हो तो धीरे धीरे गर्मी कम होती चली जाएगी। लेकिन कर्क रेखा जो है उस पर एक अलग ही तरीके का 21 जून, 21st ऑफ जून एवरी ईयर, कब? 21 जून, हर साल ले लो आप, है ना। 21 जून को यहां बनता है भाई समर सॉल्स्टाइस। समर सॉल्स्टाइस हम किसे कहते हैं? समर सॉल्स्टाइस हम कहते हैं कर्क संक्रांति को। कर्क संक्रांति, है ना। कर्क संक्रांति है क्या? असल में सन जो है वो धीरे 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 उठते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर हो जाता है, यहां से परपेंडिकुलरली हट जाता है। अब जब यहां परपेंडिकुलर होता है तो इस बेल्ट पर क्या होने लगता है? टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने से यहां टेम्परेचर लो हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना, होता क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस एरिया में हीट बढ़ती है। हीट बढ़ने से जो जो आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं वो गर्म होती हैं, और गर्म होकर के दीज बिकम लाइटर, हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। हल्की होकर के क्या हो जाती है? हल्की होकर के वो ऊपर उठ जाती है, और हल्की होकर के ऊपर उठ जाने की वजह से उनके साथ क्या होता है? उनके साथ होता यूं है कि ऊपर उठ जाने से ये टेम्परेचर की वजह से वहां प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि सरफेस की जो एयर है वो तो ऊपर चली गई, तो सरफेस पर प्रेशर लो हो गया, और यहां कंपैरेटिवली टेम्परेचर लो हो गया क्योंकि सन यहां शिफ्ट हो गया है, तो यहां हाई प्रेशर जोन बन जाता है और यहां लो प्रेशर। मध्य प्रदेश का जो इलाका है वो इस क्षेत्र में आता है कहीं ना कहीं। देखो, मध्य प्रदेश का इलाका कहीं इस क्षेत्र में आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश कहां है? 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की ओर, ये लैटिट्यूडिनल पोजीशन है, जो 23.5 डिग्री बीच में से निकलेगा इसके ऑलमोस्ट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? साल के लगभग 3 महीने, 3 मंथ्स की कंडीशन ऐसी बन जाती है कि यहां पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सीड करता है, जिससे धरती तपती है, प्रेशर लो हो जाता है। तो हाई प्रेशर यानी साउथ से यहां इंडियन ओशन से आकर के हवाएं इंडिया की ओर शिफ्ट होती है और एमपी में भी आती है। एमपी ज्यादातर प्लेट्यू या के फिर माउंटेन रीजन है, यहां हवाएं टकराती हैं, ये वार्म होती हैं, ह्यूमिड होती हैं, गर्म होती हैं, आर्द्र होती हैं, पर्वत से टकराती हैं, कंडेंसेट हो जाती है, संघनित हो जाती है, मतलब वाष्प यानी वेपर पानी में बदल जाता है और वो टप 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 गिरता है, जिससे एमपी को बारिश मिलती है। अब ये बारिश मानसूनी है, असल में ये मानसूनी विंड्स मानी जाती है। ये जो विंड्स आती हैं सीजनली, क्योंकि साल में एक बार आती है इंडिया की ओर, और ये प्रेशर कंडीशन के बदलने से होता है। और प्रेशर क्यों बदलता है? टेम्परेचर के बदलने से। और टेम्परेचर क्यों बदलता है? अब सन खिसक जाता है, ये नाचता रहता है यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे मकर रेखा तक, 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक ये मचलता रहता है साल भर। इस वजह से सीजनल विंड्स चलती हैं, ये मौसमी हवाएं हैं। लेकिन इनकी एक विशेष खासियत क्या है कि क्यों इन्हें पतझड़ कहते हैं? क्योंकि साल में एक बार आती हैं, 3 से 3.5 महीने के लिए अपना असर दिखाती हैं, उस बीच में पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, उसमें पत्तियां आ जाती हैं, और जैसे वापस लौटती हैं पतझड़ आ जाता है। बसंत पंचमी से पतझड़ शुरू हो जाता है।
अभी देखना आप नेक्स्ट मंथ से पतझड़ शुरू हो जाएगा, होली के टाइम पे पतझड़ की ऋतु आ जाती है, पत्ते झड़ने लगते हैं। इसीलिए इस क्लाइमेट को डेसिडुअस भी कहते हैं। और उष्ण कटिबंधीय है, यानी कि ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, ये ट्रॉपिक्स के बीचों बीच होता है। ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो मैं पूरा शेड कर रहा हूं अभी का, ये ट्रॉपिकल जोन ही कहलाता है, ट्रॉपिक से ट्रॉपिक तक। तो क्योंकि ट्रॉपिक से ट्रॉपिक तक ही मध्य प्रदेश ज्यादातर है ना, इस वजह से हम इसे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय हिंदी में इसलिए क्योंकि यहां पर साल भर लगभग लगभग मौसम गर्म बना रहता है ना। हालांकि सर्दियां भी अच्छी होती हैं, लेकिन वो अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए आती हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को मैं सम जलवायु का दर्जा देता हूं, विषम तो नहीं, क्योंकि इतना ड्रास्टिक चेंज कभी नहीं आता एमपी में। एमपी की जलवायु जो है वो खेती के दृष्टिकोण से अच्छी है। एमपी की जलवायु जो है वो डेफिनेटली फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, फॉरेस्ट ग्रोथ अच्छे होते हैं। एमपी की जलवायु किसी भी प्रकार के आप बोल सकते हो फ्लोरा एंड फोना, चाहे वो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता की बात करो या इंसानों की बात करो, सभी के लिए अनुकूल है ना। उसमें ज्यादा कुछ खासा ऐसा बहुत विषमताएं नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी होती है क्योंकि सूरज सीधा सर के ऊपर होता है, और शीत ऋतु में अच्छी खासी सर्दी भी होती है, मानसूनी हवाओं के कारण वर्षा भी होती है। तो हमें तीनों मौसम बराबर बराबर बढ़िया से रिसीव हो जाते हैं। मतलब एमपी में आपको गर्मी भी अच्छी मिलेगी, सर्दी भी अच्छी मिलेगी, और वर्षा भी साल भर में पर्याप्त मिल जाती है। इसलिए मैंने कहा ना अनुकूल है, क्योंकि सब कुछ जितना चाहिए हमें उतना हमें मिल जाता है भैया। इसलिए यहां पर अनुकूल जलवायु की बात कर रहा हूं। तो समर्स आर एक्सट्रीम व्हाइल रेनफॉल अकर्स ड्यू टू मॉनसून विंड्स। अगर हम यहां इसके फैक्टर्स की बात करते हैं, कोई सवाल तो यह है कि सर आपने जिस क्लाइमेट के बारे में बताया है, या एमपी की जो क्लाइमेटोलॉजी आप बता रहे हो, उस क्लाइमेट के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब क्यों आखिर ये क्लाइमेट एमपी को मिला है। तो उसके लिए उसकी भौगोलिक परिस्थितियां ही जिम्मेदार हैं। जैसे पहली तो मैंने आपको बता दी, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। मतलब ओवरऑल मध्य प्रदेश फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कवर करती है, वेस्टर्न कोने से लेकर ईस्टर्न कोने तक कर्क रेखा इसके मध्य से गुजर रही है। भोपाल के पास से गुजरती है, सांची के 15 किलोमीटर पहले से गुजरती है। बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, अपना फोटो भी खिंचवाया होगा ऐसे वी बना करके वहां पर, है ना। अच्छा लगता है ना, फिर बाकी जाके इंस्टाग्राम पे डाल दे। तो दूसरे जो लोग कभी नहीं, अरे कर्क रेखा कहां मिल गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मिल गई, हमें मिल जाती है ना। तो वो अपन शेखी बघाड़ते ना, वही वाली कर्क रेखा की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछता है कि कर्क रेखा का मतलब क्या होता है, कि एक अक्षांश रेखा की मैं बात कर रहा हूं, एक लैटिट्यूडिनल लाइन की मैं बात कर रहा हूं। जिस लैटिट्यूडिनल लाइन की मैं बात कर रहा हूं वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23 सही 1/2 अंश उत्तर का अक्षांश है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और ये 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश जो है ये मध्य प्रदेश के मध्य से गुजर रहा है, जो इसकी ज्योग्राफी अब इसकी जलवायु को प्रभावित कर रहा है। मैंने अभी बताया क्योंकि इस पर सन लंबवत होता है, सूर्य लंबवत होता है। इस लंबवत होने के कारण ही यहां अच्छी खासी बारिश भी होती है, और गर्मियों के मौसम में गर्मी भी पड़ती है। जून तक गर्मी पड़ती है और जून से बारिश का आगमन हो जाता है, शुरू हो जाती है आना, है ना। कर्क रेखा के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच में मैप से गुजर रही होगी, है ना। जस्ट फॉर फन, यू नो प्रॉब्लम। 14 जिले याद रखने हैं कर्क रेखा के। मान के चलो ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा मतलब 23 सही 1/2 अंश उत्तर, बोलो 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो आपको एक लाइन याद रखनी है। अब वो लाइन कौन सी है सुन लो, जिससे आपको ये जिले याद होंगे। पहला रउआ, क्या है, रउआ लाइन है, रउआ, अलग अलग अल्फाबेट है लेकिन अलग अलग वर्ण है। राशि, रउआ राशि, भवरासा, भवरा भवरासा, और दम जब कटनी, दम जब कटनी, उमरासा। इतना याद रख लेना, रउआ राशि भवरासा, दम जब कटनी, उमराशा। इतना याद हो जाएगा। अरे एक सांस में यार, छोड़ो ना। रउआ राशि भवरासा, दम जब कटनी, उमरासा। क्या समझ में आया? ये समझ में आया सर, रउआ राशि रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी अपने आप में रहेगा, उमरिया,
उमरासा में उमरिया और शाह में शहडोल। अनूपपुर नहीं है भाई, शहडोल है, ध्यान रखना है ना। तो दीज आर दी डिस्ट्रिक्ट्स भाई। ये 14 जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा निकलती है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है किन जिलों से होकर गुजरती है या किन जिलों से होकर नहीं गुजरती, जो भी पूछा जाए आप इसको याद कर लेना। रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। क्या हो गया? रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। दीज आर दी 14 डिस्ट्रिक्ट्स। याद हो गए भैया? क्लियर है? पक्का? आगे चलें? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। तो कर्क रेखा की वजह से हमें एक क्लाइमेट मिला है। दूसरा, लोकेशन ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ये तो हमने देख ही लिया है। समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, क्या है भैया? लैंड लॉक्ड है, समुद्र की कोई सीमा यहां नहीं आती। समुद्र की कोई सीमा यहां नहीं आने से जो महाद्वीपीय जलवायु है, जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, उसके यहां पर कुछ, जिससे यहां कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के लक्षण मिलते हैं। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के जो लक्षण हैं, लेकिन उसमें यहां पर जो आर्द्रता है उसकी थोड़ी कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से यहां सर्दियां भी अच्छी आ जाती हैं, क्योंकि समुद्र के बिल्कुल किनारे पर नहीं होता है। तो यहां पर महाद्वीपीय जलवायु है, समुद्री जलवायु नहीं है। दो प्रकार की है बड़े स्तर पर जलवायु। एक तो महाद्वीपीय जलवायु जो महाद्वीपों के लिए है, जो लैंड एरियाज पर आती है। दूसरी ओशियन क्लाइमेट, समुद्री जलवायु। तो समुद्री जलवायु यहां नहीं मिलती। यहां किसके लक्षण है? महाद्वीपीय जलवायु के। यह भी आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस जलवायु के लक्षण है, महाद्वीपीय या समुद्री, कॉन्टिनेंटल और ओशियन? तो आप बताओगे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, महाद्वीपीय, जिसकी वजह से यहां सर्दियों में अधिक सर्दी हो जाती है, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी कम रह जाती है। समुद्र के किनारे पर होता तो ह्यूमिडिटी होती तो वो सर्दी को खाती। और गर्मियों में अधिक गर्मी मिलती है, जाहिर सी बात है ना। और अच्छा, दोनों में शुष्कता ज्यादा पाई जाएगी, ड्राइनेस ज्यादा पाई जाएगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला जो कारक हमें मिलता है वो है धरातलीय उच्चावाच, यानी कि ट्रोपोग्राफिकल फीचर्स। असल में मध्य प्रदेश ज्यादातर पठारों और पर्वतों के मध्य है। इसमें मैदानी क्षेत्र बहुत कम है, जिसके कारण भी इस पर प्रभाव पड़ता है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं, जो सतपुड़ा और विंध्याचल की माउंटेन रेंजेस हैं, वो यहां वर्षा के वितरण को प्रभावित कर देते हैं। कहीं कहीं पर वर्षा ज्यादा दिखती है और कहीं कहीं पर कम। उदाहरण के तौर पर अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाओगे, जहां पर्वतीय और पठारी क्षेत्र बहुत कम है, और पठार है भी तो बहुत निचले स्तर के हैं, और राजस्थान से सीमा जुड़े होने के कारण वहां ज्यादातर सपाट भूमियां दिखाई देती हैं, जैसे भिंड मुरैना का क्षेत्र, चंबल क्षेत्र, तो वहां पर आपको वर्षा का वितरण बहुत कम दिखेगा। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी लेस। वहीं अगर आप मध्य पचमढ़ी में आ जाओगे, सतपुड़ा का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जहां सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा की मौजूद है, विंध्याचल का हिस्सा है, वहां जैसे पचमढ़ी में आपको हाईएस्ट रेनफॉल मिलेगा, सबसे ज्यादा। मैकल पर्वत श्रेणी के यहाँ छिंदवाड़ा बालाघाट का रीजन है, मंडला का रीजन है, वहां पर भी आपको वर्षा का वितरण अच्छा खासा मिलता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल आपको एनुअली मिलता है। ये उच्चावाच के कारण है, ये जो आपकी जो टॉपोग्राफीज है उनके कारण है। और आपका लास्ट पॉइंट आता है भूमध्य रेखा से निकटता। भैया इक्वेटर के बहुत पास है हम, इक्वेटर 0 डिग्री पर है, तो इक्वेटर से एग्जैक्टली हम 21 डिग्री 6 मिनट से एमपी शुरू हो जाता है, तो 21 डिग्री, यानी कि सिर्फ 21 डिग्री ही दूर है इक्वेटर से। 1 डिग्री जो होता है वो तकरीबन, अगर आप मानो तो 111 किलोमीटर होता है। हम 21 डिग्री की बात कर रहे हैं, है ना, तो हमारी डिस्टेंस ज्यादा नहीं है इक्वेटोरियल इक्वेटर से, और इक्वेटर से ज्यादा नहीं है, इस वजह से हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधता के लक्षण हैं, यानी कि ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर या जोन में आने वाली जो पॉसिबिलिटीज है वो दिखती है। तो उष्ण कटिबंधीय लक्षण हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटर से ट्रॉपिक के बीच में हम आते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, अब हम सीजन की बात कर लेते हैं। क्या मध्य प्रदेश में ऋतु है? देखो, जलवायु एक अलग चीज होती है, ऋतु सीजन एक अलग चीज होती है। सीजन दरअसल टाइमली चलता है और पीरियडिक होता है। पीरियडिक मतलब एक पीरियड में अपने आप को रिपीट करेगा। और क्लाइमेट एक लंबा इफेक्ट ऑफ आपका एयर एंड वाटर होता है, जल और वायु दोनों का मिश्रण है जलवायु, और वो बहुत सालों तक चलती है। आपको पता है मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है? मौसम क्षणिक होता है, जलवायु लंबी होती है। क्लाइमेट इज वेरी लॉन्ग इफेक्ट, वेदर इज अ शॉर्ट फिनोमिना। कैसे कह सकते हो? जैसे कहते हैं नहीं, मौसम सुबह आज मौसम अलग था, शाम को अलग हो गया। जलवायु के बारे में सुना है ऐसा? अरे भाई क्लाइमेट जो है अभी 1 घंटे पहले तो अलग था, अब अलग हो गया। नहीं, ऐसा कहा जाता है आज से 50 साल पहले क्लाइमेट ऐसा हुआ करता था। 50 साल, 200 साल, 300 साल पहले ऐसा बोला जाता है। और मौसम के लिए, अरे यार 1 घंटे पहले तो हवा चल रही थी, अब एकदम से गर्मी सी हो गई, कैसा मौसम हो रहा है? यही बोलते हैं ना अपन। क्यों बोलते हैं? मौसम शॉर्ट फिनोमिनन है, क्लाइमेट लॉन्ग फिनोमिनन है। हम बात कर रहे हैं सीजन की। ये
जलवायु पर निर्भर तो करता है, लेकिन सीजन पीरियडिकली चलता है, एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे रेनफॉल इज अ सीजन, बारिश एक सीजन है ना, बारिश जलवायु का हिस्सा नहीं है, सीजन है। गर्मी एक सीजन है हमारे लिए, सर्दी एक सीजन है, रिपीटेड फॉर्म में आएगी हर साल, है ना। तो हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश में ऋतु है। इस क्रम में जो जलवायु है उस पर आधारित मध्य प्रदेश में कुल 3 ऋतुएं पाई जाती हैं भैया। कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं बेटा? टोटल 3 सीजन्स, 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। सबसे पहली ऋतु जो होती है, वो जो ऋतु है उसे हम कहते हैं उनाला। उनाला मतलब गर्मी। मार्च से जून तक का पूरा मौसम गर्मी का है, इसे उनाला, स्थानीय नाम है, ये स्थानीय नाम बता रहा हूं मैं। ग्रीष्म ऋतु को उनाला कहते हैं। मई माह यानी मई का महीना मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना होता है। कहीं कहीं पर इसमें तापमान 45 डिग्री पार करता है मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखिए। फिर बारिश की ऋतु आती है, वर्षा ऋतु। जून से अक्टूबर तक हमारे यहाँ मानसून रिसीव होता है। नावाडेज की ही अपडेटेड फॉर्म मैंने लिखी, अब तो अक्टूबर तक चल रहा है मध्य प्रदेश में। एक बार तो 2 बार तो दिवाली पर बारिश हो गई भाई। चौमासा, इसको हम कहते हैं चौमासा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से हमारे यहाँ मानसून आता है भैया। जो इंडिया है ना, ऐसा देखो, दक्षिण से साउथ इंडिया है ना, मतलब डेक्कन इंडिया, तो इसमें ये आता है अरेबियन सी, अरब सागर, ईस्ट में आता है इसके, वेस्ट में आता है इसके, और ईस्ट में आता है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल जो है वहां से और ईस्ट अरेबियन सी से, दोनों से इसमें मानसून जो विंड्स हैं यानी मानसूनी हवाएं हैं वो रिसीव होती हैं इसको। तो दोनों जगह से मानसूनी हवाएं इसमें आती हैं, ये ध्यान रखना है। फिर आती है भैया शीत ऋतु, विंटर सीजन। ये नवंबर से फरवरी तक चलता है, अभी चल रही है, अभी विंटर सीजन चल रहा है। इसको कहते हैं सियाला। स्थानीय तौर पर मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला कहते हैं, सियाला के नाम से जानते हैं। ये जनवरी सबसे ठंडा महीना होगा, अभी जनवरी का महीना है, ये ठंडा महीना भैया, सबसे ठंडा महीना है मानो। कहते नहीं है, बड़ी अच्छी कहावत है ना, उनाला, चौमासा और सियाला की। कहते नहीं, सूरज दद्दा आंखें तरे रहे तो समझ लो आगो उनालो। सूरज दद्दा आंखें तरे रहे तो समझ लो आगो उनालो। और बदरा बरसे मेंढक मेढक टर रहे, बदरा बरसे मेंढक टर रहे और छतरी ले आई चौमासो निरालो। और हड्डी कांपे रजाई में दुबके तो समझ लो आगो सियालो। और इन तीनों के चक्कर में फंस गो एमपीपीएससी पढ़वे वालों। सीधी सी बात। तो उनाला, चौमासा और सियाला, ये 3 सीजन लोकल नेम से याद कर लोगे ज्यादा अच्छा है। मंथ्स तो याद है, ये भी किसी काम की चीज नहीं है ज्यादा, ये काम की चीज है ये वाला हिस्सा। जिनको नहीं पता हो, स्थानीय तौर पर जो लोग जुड़े होंगे मध्य प्रदेश की संस्कृतियों में, ग्रामीण क्षेत्रों के होंगे, उनको तो पता ही होगा, उनने कहावतें भी सुनी होंगी जो मैंने तुम्हें सुनाई है पढ़ के। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट, कुछ हल्का सा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं ले रहा हूं। ये है अपना एमपीपीएससी का रायता। अब इसको समेटना भी तो पड़ेगा, फैला रखा जो एमपीजीके के नाम पे एमपीपीएससी वालों ने। कम रायते थोड़ी हैं यार, इनकी हर तरीके की तो रायते हैं। रायता अलग समेटो, साला बूंदी अलग समेटो, इनकी जीरा अलग समेटो। तो उसको अपन कुछ सफेक्ट में समेटने की कोशिश करेंगे भैया, ठीक है। तो तुम्हारे मास्टर साहब आएंगे, इस रूप में आएंगे बीच बीच में तुम्हारे मास्टर साहब, और तुम्हें फैक्ट्स दे देके जो रायता समेटने की कोशिश करेंगे इस पूरे के पूरे सीरीज में, ठीक है। देखो क्या रायता समेटा इसमें। एक फैक्ट अपने पास आता है, शीत ऋतु में होने वाली जो हल्की वर्षा है, सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में एमपी में जो हल्के हल्के रेनफॉल्स होते हैं, है ना, रेन शावर्स आते हैं, उस वर्षा को मावठ कहते हैं मध्य प्रदेश में। तो शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा यानी कि विंटर सीजन रेनफॉल जो है, लाइट रेनफॉल, दैट इज कॉल्ड मावठ। क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। इसको याद रखना। ये रबी की जो विंटर सीजन फसल होती है, रबी की फसल जो नवंबर से लेकर के फरवरी और मार्च तक चलती है, कटती मार्च में है बेसिकली, तो वो रबी की फसल जो होती है, रबी क्रॉप, जैसे गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए स्वर्ण बूंद मानी जाती है, गोल्डन ड्रॉप्स मानी जाती है। ये गोल्डन ड्रॉप्स क्यों? क्योंकि वो उसके लिए सबसे फायदेमंद होती है। तो ये हल्की वर्षा जो है वो रबी की फसल को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। इसको हम मावठ कहते हैं, मध्य प्रदेश की लोकल भाषाओं में या एमपी में से मावठ कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, बस इतना सा फैक्ट कि मावठ क्या है, ये याद हो गया भैया तुम्हें। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे सामने, द स्टेट्स डिवीजन बेस्ड ऑन क्लाइमेट। अभी हमने भौगोलिक तौर पर मध्य प्रदेश के प्रदेशों के विभाजन देखे हैं। अब हम विभाजन को देख रहे हैं किसके आधार पर? अब हम विभाजन को देख रहे हैं जलवायु के आधार पर। ये जो क्लाइमेट है उसके बेसिस पर एमपी जो है उसके कितने डिवीजन्स किए गए हैं, क्या क्या डिवीजन्स किए गए हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो ये बोल रहा है बेस्ड ऑन रीजनल वेरिएशंस मध्य प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा आता है उत्तर का मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ प्लेन्स।
उत्तर का मैदान यानी कि आपका ग्वालियर चंबल क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्रों में आया। मैंने बताया चंबल नदी का एलोवियल प्लेन है, जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है, जहां बीहड़ रेवाइंस बने हैं बागी बंजन में, वहां पर यहां महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। कॉन्टिनेंटल दूर है ना समुद्र से, तो कॉन्टिनेंटल याद कर लो, अपने आप हो जाएगा। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत, अरे भाई साहब ठंड में ठिठुर जाते हैं, गर्मी में परेशान हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज 40 से नीचे आपको टेम्परेचर मिल नहीं सकता। और अभी का टेम्परेचर देखोगे तो कहीं कहीं किसी किसी जगह पर आपको 0 और -1 मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिल सकता है। 0 डिग्री भी मिल सकता है, -1 भी मिल सकता है। 1, 2 या 3, 5 दिन हफ्ते भर के लिए जाते ही जाता है। हर साल इस क्षेत्र में टेम्परेचर इतनी कमी होती है। ग्वालियर हो गया, मुरैना हो गया, दतिया हो गया, कहां बात कर रहे हो साहब, छतरपुर टीकमगढ़ तक आ जाता है ये क्लाइमेट तो मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स की बात है। मालवा का पठार, मालवा प्लेटो को विभाजित किया गया है। मालवा मैंने बताया सबसे अच्छा है, लोग भी पूरी तरीके से इवन, क्लाइमेट भी इवन, लैंड भी इवन, इंडस्ट्रीज भी इवन, सब कुछ बैलेंस चलता है। मालवा से अच्छी जगह ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं पूरी दुनिया में नहीं मिलनी साहब। मालवा इतनी अच्छी जगह, ऐसी थोड़ी फायान ने मालवा को दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु का खिताब दे दिया था, ऐसे थोड़ी दिया था। फायान ने कहा था, आज फिर से पढ़ेंगे वही वाली चीज, देखना अपन, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु देख लो, द वर्ल्ड्स बेस्ट क्लाइमेट, कौन बोला, फायान। मालवा सबसे सम जलवायु, ना ज्यादा गर्मी होती, ना ज्यादा सर्दी होती, और ना ज्यादा बारिश होती। बारिश भी ऐसी नहीं कि बाढ़ आ रही है, सर्दी भी ऐसी नहीं ठिठुर के ही मरे जा रहे हैं, गर्मी भी ऐसी नहीं कि जले ही जा रहे हैं, नहीं, उनाला सियाला चौमासा तीनों मजे से चलते हैं। तो मालवा वालों के लिए सबसे ज्यादा मजे ही मजे हैं भैया, सबसे ज्यादा मजे ही मजे। नेक्स्ट, द स्टेट्स डिवीजन बेस्ड ऑन क्लाइमेट, है ना, इसी में तीसरी जलवायु का क्षेत्र जो है वो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है, यानी विंध्य माउंटेन्स। इसका क्लाइमेट कैसा है, यहां ना तो अधिक गर्मी है ना ही अधिक ठंड, और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है हेल्थ पर्सपेक्टिव से। नर्मदा घाटी और दक्षिणी क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश का, नर्मदा वैली और पूरा साउथ, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, हरदा वाला एरिया ले लो कुछ, है ना, ये सारी की सारी जगह। और अब पांडुरनाथ जला भी बन गया है तो पांडुरनाथ भी इसमें आ जाएगा। यहां पर क्या है कि कर्क रेखा के थोड़ा पास होने की वजह से ग्रीष्म ऋतु में गर्मी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और शीत ऋतु यहां पर साधारण रहती है, ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती। ठंड की सबसे बड़ी ठिठुरन जो मध्य प्रदेश में है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, उत्तर मैदान में मिलती है। अभी का मौसम वहां पर सबसे विकट है भैया। अगर कोई ग्वालियर चंबल क्षेत्र का होगा तो मैं जो बोल रहा हूं मुझसे इत्तेफाक भी रख रहा होगा, भैया बड़ी ठंड है यार, बचा लो। चलो आगे, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, मध्य प्रदेश में वर्षा का क्या वितरण है। वैसे तो वर्षा औसत है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो तकरीबन 190 से 199 सेंटीमीटर तक वार्षिक तौर पर पाई जाती है। समझते हो ना, मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में होता है, कितना सेंटीमीटर बदला। अरे तुमने कभी पुल देखे, पुल, अरे जैसे भोपाल में अपने यहाँ बड़ा तालाब है, तो आपने देखना वहां पर जैसे कोई पिलर होता है, पुल वगैरह होता है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं ना, मीटर्स से एक स्केल बना दी जाती है, इंचेस पे, सेंटीमीटर्स पर। जैसे आज रात को पानी बरसा तो जो लेक थी या नदी थी उसमें अब जो पानी की रीडिंग है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर दिख रही है, तो वो क्या कहेंगे कि जो 2 सेंटीमीटर, आज रात को 2 सेंटीमीटर बारिश हुई है। कितनी बारिश हुई है, आज रात में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई है। इट्स वेरी सिंपल ना, तो इस तरीके से मेजरमेंट होगा। हमारे यहां अधिकतम 199 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, न्यूनतम लगभग 51 से 55 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 55 ही माना गया है। भिंड क्षेत्र में होती है सबसे ज्यादा। अपने यहाँ सबसे एनुअल रेनफॉल सबसे ज्यादा जो होता है वो कहां पर होता है, वो रिसीव होता है अपने को पचमढ़ी में, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा बालाघाट जिले के आधार पर देखा जाए सबसे ज्यादा वर्षा रिसीव करने वाला जिला है। अलीराजपुर जो जिला है, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, उसमें एक रीजन आता है कट्ठीवाड़ा। कट्ठीवाड़ा इज इंपॉर्टेंट, उसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी या मौसिन राम कहते हैं, द चेरापूंजी और द मौसिन राम ऑफ मध्य प्रदेश। जैसे चेरापूंजी या मौसिन राम विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, साल भर बारिश होती है वहां पर, उसी तरीके से कट्ठीवाड़ा मध्य प्रदेश में एक ऐसा क्षेत्र है साल भर बारिश होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश में वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, यानी कि सिंगरौली से अलीराजपुर की ओर, है ना, तो और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो दोनों साइड में घटती जाती है। कहने का मतलब यह हो गया कि पूर्व और दक्षिण, और विशेषतः दक्षिण पूर्व में बारिश सबसे ज्यादा है। मैप वाइज देख लेते हैं, मैंने बताया ना, मैप बनाओ रे, मैप बनाओ तभी मजा आता है, बिना उसके मजा नहीं आता है। मैप बनाओ, मान के चलो मध्य प्रदेश है, तो पूर्व से पश्चिम मतलब यहां पर, और दक्षिण से उत्तर मतलब यहां पर, इस क्रम में रेनफॉल घट रहा है। जहां एरो जा रहे हैं उस जगह पर रेनफॉल जो है, वर्षा का वितरण जो है घट रहा है।
सर्वाधिक वर्षा और सबसे न्यून वर्षा के क्षेत्र देखें, मैक्सिमम मिनिमम रेनफॉल के एरियाज देखेंगे तो देखो हम देख रहे हैं मजे ही मजे हैं भैया, देखो इधर मजे ही मजे हैं, तुम्हारे मां साहब के मजे ही मजे हैं। सर्वाधिक वर्षा कहां है? पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर, मैंने बताया हाईएस्ट रेनफॉल है पचमढ़ी में रिसीव की गई है। अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 199 सेंटीमीटर। पहाड़ों की रानी है, सतपुड़ा की रानी है, बारिश तो सबसे ज्यादा होगी ही, डेंस फॉरेस्ट भी है साथ साथ। क्लाइमेट देखो कितना प्यारा है पचमढ़ी का भैया। दूसरे में बड़े दुखी रहते हैं, भयंकर उमस का सामना करना पड़ता है। न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र है भिंड जिला, खासतौर से भिंड जिले की जो गौहद तहसील है, गौहद तहसील में सबसे न्यून वर्षा आज तक की दर्ज की गई है। सालाना वर्षा का क्रम सिर्फ 55 सेंटीमीटर, बहुत कम होता है साहब, 55 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन फिर भी है कम से कम, टोटल सूखा नहीं है, कंप्लीट ड्रॉट नहीं है। मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी मिलेगी, तो किसी किसी जगह पर पानी ही पानी है, किसी किसी जगह पर आंसू ही आंसू है। दिस इज द प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी मैं ये मानूंगा कि अप्रोक्सीमेटली लगभग समान वितरण वर्षा का मध्य प्रदेश में आपको मिल जाता है। समान वितरण, लगभग लगभग आपको समान वितरण वर्षा का मिल जाता है। क्लियर है? सबसे ज्यादा कहां? पचमढ़ी में मैक्सिमम है, और सबसे कम कहां? मिनिमम भिंड की जिले की गौहद तहसील में है, भिंड डिस्ट्रिक्ट की गौहद तहसील में। राइट? तो ये भी भैया समेट दिया अपन ने, एक और रायता, एक और फैक्ट में। ये क्वेश्चंस हैं भैया, है ना, ये क्वेश्चंस हैं, इसमें से अपन को रायता फैला हुआ जो एमपीपीएससी ने फैला रखा है इतने सालों से, उसको समेटते जाएंगे धीरे धीरे। चलो कुछ फैक्ट्स देखते हैं भैया। हमारा फैक्ट चेक है भैया, कुछ हलवा है फैक्ट का, बना लेते हैं। उस हलवे में क्या क्या डाल दिया हमने। पहला, मौसम या क्लाइमेट से संबंधित मध्य प्रदेश की जो मीट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है वो इंदौर में है, ध्यान रखना। ऋतु वैधशाला क्या है? मीट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी मध्य प्रदेश की शासन के द्वारा संचालित होती है, इंदौर में है। यहीं पर मौसम संबंधी सारी की सारे अध्ययन किए जाते हैं, उनकी खोज की जाती है, और उनके अपने जो स्टडीज होती हैं उनको जारी किया जाता है। दूसरा, एक और चीज याद रखना, क्या वो ये कि जयपुर के शासक, क्या जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय जो थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से, किस नाम से? जंतर मंतर के नाम से एक मौसम वैधशाला बनाई थी, एक मौसम वैधशाला बनाई थी। यह वैधशाला मध्य प्रदेश में 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य बनाई गई थी, उज्जैन में है। इसे जंतर मंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतर मंतर। इस चीज को याद रखना, क्या कहते हैं? जंतर मंतर। ये एंशिएंट मीट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी है। सवाई जयसिंह का नाम फेमस था साहब, ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, गजब का आदमी था वो भी, है ना। सर्वाधिक गर्म स्थान मध्य प्रदेश का कौन सा है? हॉटेस्ट प्लेस मध्य प्रदेश की गंज बासौदा है, विदिशा जिले में आती है गंज बासौदा। अगर कोई बासदा से मुझे इस समय देख रहा है तो उनके लिए बासौदा नहीं है, बाजदा है, बाजदा, है ना। क्या है? बाजदा। हाँ, जैसे ग्वालियर वाले ग्वालियर नहीं तो गवालियर होते हैं। ओके। ऐतिहासिक रूप से हाल के वर्षों में खजुराहो और नौगांव, खजुराहो, छतरपुर और नौगांव, छतरपुर के पास में, टीकमगढ़ छतरपुर के मध्य आते हैं दोनों, है ना, में अगर आप जाकर के देखोगे तो वहां पर भी उच्च तापमान दर्ज किया गया है। लेकिन फिर भी गंज बासौदा ही आंसर में रहेगा, क्योंकि अभी तक का सबसे उच्च यहीं पर आया है। और सबसे ठंडा अगर आप ढूंढने जाओगे तो सबसे ठंडा कोल्डेस्ट जो है शिवपुरी और पचमढ़ी है। शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में ही है, ग्वालियर संभाग का भाग है, ग्वालियर डिवीजन में आता है ना। ऊंट की गर्दन पे, जैसे बैठा हुआ ऊंट अगर हमारा नक्शा है ना पूरा, तो ऊंट की गर्दन पर एग्जैक्टली शिवपुरी है, ये समझ लो आप, है ना। तो जो शिवपुरी है उसमें भी मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, और पचमढ़ी में भी मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे ठंडे स्थान माने जाते हैं ये। क्लियर है या नहीं है? तो भैया ये मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में सारी चीजें थी जो हमने आज की क्लास में पूरी की हैं। इनके शॉर्ट नोट जरूर बनाते चलो। एक ना ब्लैंक पेपर ले लो, लूज पेपर्स, उसकी एक फाइल फोल्डर बना लो, और जो क्लास होती है ना, जैसे 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे की क्लास को आप समराइज करो 5 मिनट में, और ऐसे समराइज करो कि जब पढ़ो तब भी 5 मिनट में खत्म हो जाए। तो क्या होगा, एग्जाम जब पास आएगा ना 10-15 दिन पहले, तो वो फर्रे तुम्हारे बहुत काम आते हैं बेटा। फर्रे बनाने वाला बच्चा सेलेक्ट होता है, ध्यान रखना। खासतौर से एमपीपीएससी क्योंकि मोस्ट फैक्चुअल पेपर देता है, सबसे ज्यादा फैक्ट बेस्ड है, तो फैक्ट्स याद करने रहते हैं, तो रट्टा मार विद्या पद्धति है इसकी। फिर भी मैं कोशिश करता हूं जितना एंटरटेनिंग किया जा सके किया जा सके। अब ऑनलाइन में तो और ज्यादा स्ट्रगल्स हो जाते हैं एंटरटेनिंग करने के, है ना। लेकिन खैर ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है, हम करेंगे जैसा भी जो भी हो पाएगा। लेकिन आपकी भी सहयोग जरूरी है, आप लोग भी थोड़ा सा उसको, अगर हम 1 कदम चल रहे हैं तो आपको फिर 2 कदम चलने पड़ेंगे, ये वाली सीन है ना। चलो भैया पढ़ते रहिए, अगली क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ हम लोग जुड़ेंगे। इसके क्वेश्चंस डिस्कशन सीरीज हम लोग अलग से लाएंगे, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो, मजे करो। थैंक यू।